गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। बिगिनर टू प्रो इंग्लिश ग्रामर के क्लास 3 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करी। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, हम लोग पिछली क्लास के बारे में रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। पिछली क्लास में हमने सीखा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के रूप में अंतर है। हिंदी और अंग्रेजी में अंतर है, ठीक है। हिंदी में विभक्तियां यानी कि मार्कर्स उन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं जिनसे हमें शब्दों के फंक्शन यानी कार्य को पहचानने में आसानी हो जाती है। लेकिन यही अंग्रेजी में ये फंक्शंस, ये मार्कर्स, विभक्तियां आदि नहीं जुड़ी होती है, जिसलिए हमें उनके फंक्शन यानी कार्यों को पहचानने में दिक्कत होती है। इसीलिए अंग्रेजी में आपको वर्ड ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा, ये हमें ध्यान में रख के अंग्रेजी को सीखना होता है, जिसे हम वर्ड ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों तक हमारी क्लासेस केवल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड रहेगी, जिसमें हम शब्दों को पहचानने का काम करेंगे, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में हमारा पहला काम होता है चीजों को पहचानना। अगर हम चीज़ों को पहचान लेते हैं, तो आगे का काम बहुत ही आसान हो जाता है। और अंग्रेजी ग्रामर सीखने में अगर आप चीज़ों को ठीक-ठीक पहचान लेते हैं, तो आपकी 50% अंग्रेजी की लर्निंग हो जाती है। फिर हमने देखा कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, तो उनसे 3 चीज़ें बनती हैं, फ्रेज़, क्लॉज़ एंड सेंटेंस। इन 3 चीज़ों को हम बारीकी से सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि सेंटेंस में जो प्लेसेस होती हैं, जिनमें हम शब्दों को रखते हैं, वो प्लेसेस कितनी होती हैं? इनकी संख्या 4 होती है। हमने देखा कि एक प्लेस को सब्जेक्ट बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये 4 प्लेसेस होती हैं, जिनमें हम नए-नए शब्दों को रख के नए-नए सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। यही तो अंग्रेजी है। इसी को हम अंग्रेजी सीखना बोलते हैं। हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जो है, एक हेड है, दूसरा सब हेड है। यानी इनके बिना हम सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है या फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो वो एक वाक्य नहीं होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑप्शनल होते हैं। ये सेंटेंस में मौजूद भी हो सकते हैं और नहीं भी मौजूद हो सकते हैं। इनके बिना भी सेंटेंस की कल्पना की जा सकती है, सेंटेंस को बनाया जा सकता है। फिर हमने क्लास में ये सीखा कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। इनके बारे में हमने 4 चीजें सीखी। पहली चीज कि ये हेड ऑफ द सेंटेंस होते हैं, यानी कि इनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। दूसरी बात हमने सीखी कि फाइनाइट वर्ब ही होते हैं जो हमें सेंटेंस के और दूसरे स्थानों जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताते हैं। तीसरी बात हमने सीखी कि जितने नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ सेंटेंसेस होंगी। चौथी बात हमने सीखी कि ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनका मेन फंक्शन यानी मेन कार्य होता है कि सेंटेंस में आने वाले वर्ब के बारे में 2 चीजें बताना। पहला तो उनके टाइम को बताना, जैसे कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। दूसरा, स्टेटस ऑफ वर्क बताना कि काम का क्या अवस्था है, यानी कि काम डन यानी पूरा हो चुका है, काम पेंडिंग यानी कि भविष्य में होने वाला है, या काम ऑन गोइंग यानी कि जारी है। तो हमने अभी तक की क्लास में इतनी बातें सीख ली है। इसके अलावा हमने आपको एक्सरसाइज के रूप में फाइनाइट वर्ब को भी पहचानना सिखाया।
अच्छा, एक बात है कि फाइनाइट वर्ब ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे दे पाता है? क्योंकि फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म में परिवर्तन लाता है, फॉर्म में चेंजिंग लाता है। इस चेंजिंग के बदौलत ही हम सेंटेंस में उसे पहचान पाते हैं। इसके लिए हमने आपको होमवर्क भी दिया। कुछ बच्चों को होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, उनको हम इस क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लास से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चन हैं जिनमें आपको किसी भी तरह का डाउट आता है, तो आप इस क्लास के नीचे कमेंट में आप अपने डाउट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप में भी अपने डाउट को भेज सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये देखा था कि सेंटेंस में 4 पोजीशंस यानी 4 प्लेसेस यानी 4 स्थान होते हैं, जिनमें हमने भली-भांति फाइनाइट वर्ब के बारे में सीख लिया, उसे पहचान भी ली। अब बारी है सब्जेक्ट की। ये पूरी क्लास सब्जेक्ट से ओरिएंटेड होने वाली है और बहुत ही मजेदार होगी और सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपना संपूर्ण ध्यान, कंप्लीट अटेंशन इस क्लास की तरफ रखें और इसमें हम जिन बातों की चर्चा करेंगे, उन पर आप ध्यान दें। चलिए, सब्जेक्ट को सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट या तो डूअर होता है या सब्जेक्ट ही टॉपिक होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा गया होता है। इन 2 बातों को ठीक-ठीक समझने से पहले आपको मैं वर्ब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वर्ब हमें 2 तरह की बातों को बताता है। एक फिजिकल वर्क जिसमें शारीरिक काम होता है, जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम शरीर से काम करना पड़ता है, जैसे रन, बिल्ड, राइट, जंप। ऐसे वर्ब हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ शरीर से करना पड़ता है, जैसे रन, उसमें आपको दौड़ना है, दौड़ने में शरीर का कुछ ना कुछ काम हो रहा है, राइट लिखना है, इनमें हाथों का कुछ काम हो रहा है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें काम नहीं हो रहा होता है, यानी कि वो आपकी स्थिति के बारे में बताते हैं, जैसे इज होना, जैसे राम इज ए स्टूडेंट। इसमें राम कुछ कर नहीं रहा है, वो राम की स्थिति है। जैसे मैं बोलूं सी बिकेम ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गई, तो इसमें कोई काम नहीं है, वो उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है। तो फिर से समझेंगे, वर्ब दो तरह के हो सकते हैं, एक जिनमें हमें फिजिकल वर्क करना होता है और दूसरा जिनमें स्थिति की बात करी जाती है, यानी जिसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। इसको बताने के पीछे का कारण यही है कि आप बात ये समझें कि जिसमें फिजिकल वर्क होता है उनके डूअर भी होते हैं। जैसे मैं कहूँ रन, तो कोई व्यक्ति रन कर रहा होगा, तो जो इसे कर रहा होगा, जो इसका डूअर होगा, वही सब्जेक्ट होगा। लेकिन ऐसे वर्ब जिनमें कोई एक्शन ही नहीं है, जिसमें कोई फिजिकल वर्क ही नहीं है, तो उसके करने वाला भी नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ राम इज़ ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, इसमें कोई काम ही नहीं है, तो करना क्या होगा? तो करने वाला भी नहीं होगा। यानी कि ऐसे वर्ब, अब इस बात को हम समझते हैं। जैसे 2 सेंटेंस मैं लिखता हूँ, उनके माध्यम से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा राम किल्ड रावण और दूसरा मैंने लिखा राम इज़ ए डॉक्टर। मैंने 2 बातें लिखी यहाँ। आप देखोगे किल, किल माने होता है मारना। इसमें फिजिकल वर्क शामिल है, यानी कि शारीरिक कार्य शामिल है। तो इसको करने वाला भी होगा, मारने वाला भी होगा। मारने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन इज माने होता है होना, यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं है, तो करने वाला भी नहीं होगा। तो फिर राम क्या है? राम ही वो टॉपिक है जिसके बारे में ये पूरा सेंटेंस है। यानी कि मैं कहूँ कि ये इज ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर है, किसके बारे में बात करी जा रही है? ये राम के बारे में ही बात करी जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट या तो सेंटेंस में आई हुई वर्ब का डूअर होता है या सेंटेंस जिसके बारे में होता है, यानी कि वो टॉपिक जिसके बारे में सेंटेंस आता है ना? उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट 2 तरह से होंगे, या तो डूअर होगा या वो टॉपिक होगा जिसके बारे में पूरी वाक्य कही गई होगी।
मैटर ये करता है कि डूअर कब होगा? डूअर तब होगा जब कोई फिजिकल वर्क वाली क्रिया शामिल होगी। लेकिन अगर हैपनिंग और बीइंग या स्थिति बताने वाली क्रिया शामिल होगी, तब वो सब्जेक्ट उस पूरे सेंटेंस का मेन टॉपिक होगा, जिसके बारे में पूरी सेंटेंस में बात करी गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि फाइनाइट वर्ब ही वो चीज होता है जो हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता है। तो हमें सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु और व्हाट से क्वेश्चन करना होता है। तो क्वेश्चन किससे करेंगे? क्वेश्चन हम फाइनाइट वर्ब से करेंगे। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है? राम किल्ड रावण। फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द वर्ड्स आर फ्लाइंग। ओके। अभी हमें फाइनाइट वर्ब में मिला किल्ड और यहाँ पे मिला आर फ्लाइंग। फिर हमें हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हु किल्ड। हु से हमने सवाल किया, हु की मदद से किल्ड से हमने सवाल किया। तो जवाब क्या आया? राम किल्ड, यानी कि राम इज ए सब्जेक्ट। फिर हमने सवाल किया व्हाट आर फ्लाइंग, है ना? यानी कि हमने मदद ली फाइनाइट वर्ब की और हमने फाइनाइट वर्ब की मदद लेकर के हमने क्वेश्चन किया। ओके, हमने फाइनाइट वर्ब की मदद ली और हमने फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन किया, व्हाट आर फ्लाइंग। ठीक है, तो जवाब क्या मिला? द बर्ड्स। ठीक है, तो यानी कि हम फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं हु और व्हाट की मदद से, तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हु का प्रयोग कब करना है और व्हाट का प्रयोग कब करना है। जब आपको ये लगे कि सेंटेंस में कोई ह्यूमन है, यानी कोई इंसान शामिल है, तो आप हु का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ रीता इज प्लेइंग, तो रीता एक इंसान है, तो हमने हु का प्रयोग किया। काइट इज फ्लाइंग, काइट इंसान नहीं है, तो हमने व्हाट का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन 10 सेंटेंस में आए हुए फाइनाइट वर्ब को पहले पहचानें और उसके बाद उनकी मदद से हम सब्जेक्ट की पहचान करें। जैसे पहला हमारा वाक्य है, द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडो सिल। कह रहा है कि विंडो सिल पे कैट सोई है। ठीक है, अब हमें पहचानना है वर्ब को। इसमें कोई और वर्ब मौजूद नहीं है, तो एक ही वर्ब मौजूद है, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट मैं अपने कलम के कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि बताना आसान हो जाए। तो फिर मैंने, अभी इसमें कोई इंसान शामिल नहीं है, तो मैंने क्या किया, व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट स्लेप्ट, कौन सोया, है ना? तो हमें जवाब मिला कैट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया द कैट। अगला सेंटेंस है, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए न्यू डायनासोर फॉसिल इन द डेजर्ट। अभी इसमें हमें क्या खोजना है, फाइनाइट वर्ब। चूंकि दूसरा कोई इसमें वर्ब शामिल नहीं है, केवल डिस्कवर वर्ब ही शामिल है, तो हमें इजीली फाइनाइट वर्ब मिल चुका है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, ह्यूमन शामिल है कि ह्यूमन के अलावा कुछ शामिल है? साइंटिस्ट इंसान ही होते हैं, तो इंसान शामिल है। तो हमने सवाल किया हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड। ठीक है, तो जवाब क्या आया, साइंटिस्ट। किसने खोजा? साइंटिस्ट ने। तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। उसी तरह द बिजी शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील। अभी हमने यहाँ देखा कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब मौजूद है ही नहीं, तो जो मिला वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो इस फाइनाइट वर्ब से बिजी शेफ, शेफ माने होता है खाना बनाने वाला, बावर्ची। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा कि अभी इस पे हु से क्वेश्चन करेंगे, हु प्रिपेयर्ड माने किसने बनाया। तो आपको पता चला कि एक बिजी शेफ है, एक व्यस्त बावर्ची है, उसने बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेलिशियस, लजीज खाना बनाया। तो अभी द बिजी शेफ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि एकमात्र वर्ड ही सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट होगा। एक से ज्यादा वर्ड के ग्रुप भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, इनकी चर्चा हम फ्रेज और क्लॉज में अच्छे तरीके से करेंगे। चूंकि ये हमारा तीसरा क्लास है,
तो इतना ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्म नहीं करते हैं, ईज़ी से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। चौथा सेंटेंस है, विजिटर्स वॉच द सनसेट बाय द बीच। अभी इसमें हमें क्या देखना है? हमें देखना है फाइनाइट वर्ब क्या है। तो फाइनाइट वर्ब वॉच्ड है, फिर विजिटर यानी कि वहाँ जो जाने वाले लोग हैं, वो इंसान ही हैं, तो हमें हु लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा। हु वॉच्ड, किसने देखा सनसेट? तो विजिटर ने। विजिटर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ए लार्ज ट्री फेल अक्रॉस द रोड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब आंधी के दौरान एक बड़ा सा पेड़ रोड के आर पार गिर गया। अभी हमें देखना है इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो फेल है ना? तो फेल जो है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। अभी हमें क्या इसमें दिख रहा है, सब्जेक्ट के रूप में क्या कोई इंसान शामिल है? नहीं, इसमें पेड़ शामिल है। तो व्हाट से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्या गिरा? व्हाट फेल? तो हमें पता चला जो बड़ा सा ट्री था, ये लार्ज ट्री, वो गिर गया। तो ये लार्ज ट्री हमारा आंसर हुआ, यानी सब्जेक्ट हुआ। एमिली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर बेड टाइम। यहाँ हमारा फाइनाइट वर्ब क्या है? फिनिश्ड। ठीक है, हु फिनिश्ड हर होमवर्क, तो पता चला एमिली। एमिली इज आवर सब्जेक्ट। फार्मर हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट माने होता है काटना, जैसे फसल को काटा जाता है। हार्वेस्टेड द राइप एप्पल्स फ्रॉम द orchard, मतलब बगीचे से पके हुए सेबों को फार्मर ने काट लिया। ठीक है, तोड़ लिया, हार्वेस्ट कर लिया। तो अभी फार्मर जो है इंसान है, और हार्वेस्ट जो है, हार्वेस्टेड जो है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। हु हार्वेस्टेड? फार्मर हार्वेस्टेड। तो फार्मर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। द लाउड अलार्म woke up us up early in the morning, कह रहा है कि ये जोर का जो अलार्म था उसने हमें सुबह में जल्दी ही जगा दिया। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है। तो वर्ब है हमारा वो अप, है ना, woke up। ठीक है, अभी ये फाइनाइट वर्ब है, तो हम ये कोशिश करते हैं पूछने का सवाल कि इस फाइनाइट वर्ब से कि बताओ सब्जेक्ट क्या है, जबकि हमें पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इंसान शामिल नहीं है। तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे? व्हाट वोक्स अप, वोक्स अस अप, मतलब किस चीज ने हमें जगा दिया? तो लाउड अलार्म, द लाउड अलार्म विल बी आवर सब्जेक्ट। अगला देखते हैं, द एस्ट्रोनॉट फ्लोटेड इन द स्पेस। फ्लोट माने होता है मतलब हवा में तैरना, है ना, फ्लोट करना। ठीक है, तो कह रहा है एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, स्पेस माने होता है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री तैर रहे थे। ठीक है, इसमें हमें देखना है सॉरी फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फ्लोटिंग, है ना, तो ये फ्लोटेड है फाइनाइट वर्ब। एस्ट्रोनॉट इंसान होते हैं, इसीलिए हम हु को डिप्लॉय करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। हु फ्लोटेड, जवाब आया एस्ट्रोनॉट। अगला है, द स्टूडेंट स्टडीड फॉर देयर मैथ टेस्ट। ठीक है, अभी इसमें हमें खोजना है फाइनाइट वर्ब, तो क्या मिला हमें? स्टडीड। हु स्टडीड? स्टूडेंट। तो ये हमें मिल गया सब्जेक्ट। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये हमारा होमवर्क रहेगा। आप इसमें जितने 9 क्वेश्चंस हैं, इनमें आप फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट को पहचानें और इसका जवाब आप ग्रुप में भेजें, ताकि हम उनको इवैल्यूएट करें और अगर डाउट हो तो उसको भी हम क्लियर करें। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में आपको एक बात खास ख्याल रखनी है। देखिए, पेन, आपको सीखने में पेन होगा। पेन यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना डर लेना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें सीख पाएँगे। तो आपको हमारे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करने हैं और जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनको बना के आपको ग्रुप में भी डालना है, तभी आप चीज़ों को सीख पाएँगे। फिर मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिनों तक हमारी क्लासेस केवल पहचानने को लेकर के रहेंगी। अगर आप ये आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानने की प्रक्रिया को ठीक से नहीं सीख पाए, तो अंग्रेजी की लर्निंग आप ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करना होगा, ताकि आप अंग्रेजी को अच्छे ढंग से सीख पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंटेंस में जो ये 4 प्लेसेस होती हैं, सेंटेंस के अंदर ये जो 4 प्लेसेस होती हैं, इनमें ही तो हम नए-नए शब्दों को रखते हैं और नए-नए सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, है ना? इस भाषा को सीखने का कितना आसान तरीका है कि इन 4
जगहों पे हमें अलग-अलग शब्दों को रखते जाना है और नए-नए सेंटेंस बनते जाएँगे और फिर हम अंग्रेजी भाषा को सीख गए। तो इस क्रम में हमने फाइनाइट वर्ब को सीखा था। फाइनाइट वर्ब में हमने ये बातें नहीं करी जो मैं अभी सब्जेक्ट के लेकर के करने वाला हूँ। फाइनाइट वर्ब में इसलिए वो बातें नहीं हो पाई क्योंकि फाइनाइट वर्ब में हम हमेशा फाइनाइट वर्ब के स्थान पे हम वर्ब को ही रखते आते हैं, है ना? इसीलिए हमें वो बात नहीं करनी पड़ी। जबकि सब्जेक्ट के जगह पर हम अलग-अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखिए, ऐसे इजीली समझेंगे कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द होते हैं, उनको अलग-अलग कैटेगरी में उनके कार्य के अनुसार हम बाँट के रखते हैं, ठीक है? ये कैटेगरी 8 होती है, ठीक है? तो अभी फाइनाइट वर्ब में जिस कैटेगरी को इस्तेमाल करते हैं, जिस कैटेगरी के शब्दों को रखते हैं हमेशा हम, वो केवल वर्ब कैटेगरी से ही आती है। लेकिन सब्जेक्ट के जगह पर केवल हम नाउन को ही नहीं रखते, इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ हैं जिनको हम वहाँ रखते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे हम मुख्य रूप से नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं। या तो सब्जेक्ट जो बनेगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इनको इकट्ठे एक नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं वो नॉमिनेटिव्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल के लिए द डॉग चेज्ड द बटरफ्लाई। अभी इसमें द डॉग जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये नाउन है, लेकिन ही वाज़ द टीवी, है ना? इसमें ही जो है वो प्रोनाउन है। इसके अलावा अभी आप ये भी देखेंगे कि नाउन को अलग-अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो 8 कैटेगरी हमने देखी, उन 8 कैटेगरी में से भी किसी एक कैटेगरीज़ को बनाने के लिए अन्य कैटेगरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि ये थोड़ा-सा मुश्किल कॉन्सेप्ट आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन थोड़े समय में ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। फिर से एक बार मैं आपको बताऊँ कि एक वाक्य में जो 4 स्थान होते हैं, उन स्थानों पर हम नए-नए शब्दों को रखते हैं और नए-नए वाक्य हमारे निर्मित हो जाते हैं, बन जाते हैं और इसी को हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब जो हेड ऑफ द सेंटेंस होता है, उसमें हम केवल वर्ब की कैटेगरी को रखते हैं, जबकि सब्जेक्ट की जगह हम नाउन और प्रोनाउन दोनों को रख पाते हैं, ठीक है? और इनको इकट्ठे नाउन नॉमिनेटिव्स के नाम से जानते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को मिला दिया जाए, तो एक नाम निकलेगा, वो नाम क्या है? नॉमिनेटिव्स। अगर कहीं आगे मैं नॉमिनेटिव्स का यूज़ करूँ, तो आपको सिंपल पता चलना चाहिए, या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। आगे बढ़ते हैं। और एक बात को समझते हैं। क्या हम सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी कि क्या सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर होगा बी नो, नहीं, हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है ना? इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और मैं बोलूँ इंटेलिजेंट इज स्टडीइंग, ठीक है? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन करना होगा, हू इज़ स्टडीइंग? जवाब आएगा इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट इज़ सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव है, तो क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे एक अ एग्ज़ाम्पल है, स्लीपली सैट इन द चेयर। अब स्लीपली क्या है? एडवर्ब है। अभी एक चीज़ और याद रखेंगे, जहाँ एल-वाई लास्ट में वर्ड के अंत में लगा हो, तो उसमें से अधिकांश शब्द यानी कि जितने भी शब्द आपको एल-वाई से अंत होते हुए दिखेंगे, उनमें से अधिकांश शब्द आपको एडवर्ब ही होंगे। थोड़ा-सा एक ऑब्जर्वेशन है, आप इसको ध्यान में रखिए। अंग्रेजी लर्निंग क्या है? एक ऑब्जर्वेशन ही है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस को मैं लिखता हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा रनिंग, रनिंग इज़ एन एक्सरसाइज़, इज़ एन एक्सरसाइज़, ठीक है?
तो रनिंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है ना? तो आपको देखने से क्या ये नहीं लग रहा है कि ये वर्ब है? ठीक है, देखने से तो लग रहा है कि ये वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस सही भी है, ऐसा कैसे हो गया? चलिए इसी की चर्चा हम आगे के स्लाइड में करते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वर्ब तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसको तो नाउन होना होगा। यानी कि हमने वर्ब से नाउन को बनाया है। हमने किससे बनाया है? हमने वर्ब से नाउन को बनाया है। तो वर्ब से नाउन बनाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप जेरंड बना लें या तो आप इंफिनिटिव बना लें। जेरंड मतलब जब हम वर्ब में आईएनजी का यूज़ करेंगे और उसे नाउन की तरह यूज़ करेंगे, तो ये हमारा जेरंड होगा। लेकिन अगर वर्ब के साथ हम टू को अटैच कर दें, टू प्लस वर्ब, तो ये हमारा इंफिनिटिव होगा। ये भी नाउन की तरह काम करेगा। जैसे मैंने लिखा रनिंग, रनिंग इज़ एन एक्सरसाइज। फिर मैंने लिखा टू रन इज़ एन एक्सरसाइज। इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे कि यहाँ पे आईएनजी लगा करके नाउन बनाया गया है और यहाँ पे टू लगा करके नाउन बनाया गया है। तो पहले में यह तो जेरंड है, दूसरे में यह इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, ठीक है? अब इन दोनों में थोड़ा-सा अंतर होता है। अब इन दोनों के अंतर को अभी जब ज़िक्र हुआ है, तो इन दोनों के सेंस में जो अंतर होता है, दोनों जो बातें बताती हैं उनमें अंतर होता है, उनको भी सीखेंगे और उन पर कुछ एक्सरसाइज़ उनको भी करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, जो जेरंड होता है, वो ऐसे काम के बारे में बताता है, ऐसे कार्य के बारे में बताता है, जो या तो हो चुका होगा, कंप्लीटेड या हो रहा होगा, ठीक है? लेकिन इन्फिनिटिव जिस काम के बारे में बताता है, वो पेंडिंग वर्क होते हैं। पेंडिंग वर्क माने कि जो बाद में होने वाले हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जो अभी नहीं हुए हैं। फिर से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि नाउन को अगर वर्ब से आप बनाना चाहते हैं, वर्ब से नाउन बनाना चाहते हैं, तो 2 तरीके हैं, या तो आईएनजी लगा लें या वर्ब के पहले टू लगा लें। तब ये नाउन बन जाएगा। नाउन हमें क्यों बनाना है? नाउन हमें इसलिए बनाना है कि हम सब्जेक्ट के जगह पर उनको रख सकें। सब्जेक्ट की जगह पर हम किनको रखते हैं? सब्जेक्ट के जगह पर हम या तो नाउन को रखेंगे या हम प्रोनाउन को रखेंगे। लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ती है कि वर्ब को ही हम सब्जेक्ट के रूप में रखें। तो सबसे पहले वर्ब को हमें नाउन बनाना होता है। तभी हम वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में रख पाएँ। यानी कि नाउन से हमें जेरंड और इन्फिनिटिव के रूप में वर्ब से हमें जेरंड और इन्फिनिटिव के रूप में हमें नाउन बनाना होता है। जेरंड कैसे बनाते हैं? हम आईएनजी जोड़ देते हैं और इन्फिनिटिव कैसे बनाते हैं? हम टू जोड़ देते हैं। जेरंड हमें क्या बताता है? उस कार्य के बारे में बताता है जो या तो हो चुका है या हो रहा है। इन्फिनिटिव हमें बताता है भविष्य के काम के बारे में जो अभी नहीं हुआ है, भविष्य में होने वाला है। अब ये छोटी-सी बात के अंतर को, ये जो अंतर आपको दिख रहा है, अभी इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, ये अंतर क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद जेरंड एंड इंफिनिटिव, है ना? आपको यहाँ तो या तो आपको जेरंड यूज़ करना है या इंफिनिटिव यूज़ करना है। कह रहा है आई प्लान, मैंने योजना बनाई, है ना? गेट अप माने उठना, जागने, अर्ली एट द कैंपग्राउंड। कह रहा है कि मैंने योजना बनाई कि मैं जल्दी ही उठ जाऊँगा, है ना? तो योजना बनाई, क्या ये उठ चुका है? नहीं, ये उठ नहीं चुका है, अभी ये योजना बनाई, यानी कि ये भविष्य का काम है। तो क्या हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्या मैं लिख दूँ गेटिंग अप? गेटिंग अप? नहीं, ये गलत हो जाएगा। गेटिंग अप का मतलब ये जेरंड हो जाएगा और जेरंड हमें क्या बताता है? वो काम जो हो चुका है या हो रहा है, अभी तो इसने केवल प्लान बनाया है, तो हमें लिखना पड़ेगा टू गेट अप, टू गेट अप। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। डैश ए गुड बुक इज़ वन ऑफ माय हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब होता है हमारा जो मतलब जो फ़ेवरेट काम होता है ना? तो कह रहा है कि रीडिंग या रीड, हम यहाँ क्या भरें? किताब पढ़ना हमारी एक हॉबी है
तो टू रीड लिखें या रीडिंग लिखें। अगर ये अभी तक पढ़ा ही नहीं किताब, भविष्य में पढ़ेगा, तो इसकी हॉबी कैसे है? ठीक है? लेकिन अगर ये इसकी हॉबी है, इसका मतलब ये काम या तो हो चुका होगा या हो रहा होगा। तो हमें रीडिंग भरना है, न कि हमें टू रीड भरना है। आगे, एरिक किसी का नाम है, नीड्स उसको ज़रूरत है, टू दैट द स्टोर फॉर मिल्क टुडे। कह रहा है एरिक को ज़रूरत है कहाँ जाने के लिए? स्टोर में जाने के लिए कि आज वो मिल्क वहाँ से ले सके। तो क्या अभी वो मिल्क ले लिया है? नहीं। वो जाएगा फिर वहाँ से मिल्क लेगा। यानी कि क्या काम अभी हो चुका है? नहीं हुआ है। अगर होता तो ये हम नहीं लिखते कि नीड्स, तो हमें लिखना पड़ेगा टू गो, टू गो। आगे देखते हैं, हैव यू प्रैक्टिस? क्या आपने प्रैक्टिस कर लिया है? स्पेनिश यानी स्पेनिश बोलने की आपने क्या प्रैक्टिस कर ली है? तो अगर किसी से ये सवाल पूछा जा रहा है, तो ये सपोज़ किया जा रहा है कि ये काम हो चुका है। तो हमें यहाँ क्या भरना है? स्पीकिंग। स्पीकिंग अगर हम टू स्पीक भर दें तो क्या गलत हो जाएगा? टू स्पीक का मतलब हो जाएगा भविष्य में होने वाला काम। अगर ये भविष्य में होने वाला काम है, तो फिर ये पूछा क्यों जा रहा है कि आपने पूरा कर लिया? ठीक है? तो भविष्य में होने वाला काम ये नहीं है, ये माना जा रहा है कि ये काम हो चुका है। लायम लव्स, लायम एक नाम है, वो उसे अच्छा लगता है क्या? मैथ पढ़ना स्कूल में। लायम को अच्छा लगता है मैथ पढ़ना स्कूल में। तो आप हमें बताएँ कि क्या ये काम हो चुका है या होने वाला है? अगर ये होने वाला होता, तो फिर उसे प्रेम कैसे होता? फिर वो बात उसे अच्छी कैसे लगती? यानी कि ये काम हो चुका है ना? या हो रहा होगा, तो हमें भरना है स्टडिंग, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, वी होप डैश समबडी सून, ठीक है? हम आशा करते हैं, है ना? कि कोई व्यक्ति जो है ना वी होप ट्रैवल समडे सून। तो हम आशा करते हैं कि किसी दिन हम भी ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे। तो क्या यात्रा हो चुकी है? नहीं, अगर यात्रा हो चुकी होती तो आशा करने की क्यों ही ज़रूरत होती? यानी कि ये काम नहीं हुआ है, भविष्य में होने वाला है। तो हम क्या भरेंगे यहाँ? टू ट्रैवल। उसी तरह शी एन्जॉयस डैश टू हैप्पी म्यूजिक। वो उसे पसंद आता है या वो एन्जॉय करती है ना? अच्छी म्यूज़िक, हैप्पी म्यूज़िक जो ऐसी म्यूज़िक जो आपको खुश रखती है, ऐसे म्यूज़िक को सुनना उसे पसंद है या उसे वो एन्जॉय करती है, ठीक है? तो अगर ये काम भविष्य में हो रहा होता तो एन्जॉय कैसे कर पाती? यानी कि या तो हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा लिसनिंग टू। अब आते हैं माय डॉग लाइक्स, मेरा डॉग पसंद करता है जंपिंग इन पडल्स, पडल्स माने छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं, व्हेन इट रेन्स छोटे-छोटे गड्ढों में जो पानी भर जाता है उन्हें हम पडल्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि इन छोटे-छोटे गड्ढों में मेरे मेरे डॉग को पसंद है जंप करना। तो अगर वो जंप करना पसंद करता है, तो क्या ये भविष्य में होने वाली क्रिया है? तो भविष्य में अगर होती तो अभी कैसे पसंद कर लेता? यानी सिंपल सी बात है वो काम या तो हो चुका होगा या हो रहा होगा, तभी हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ जंपिंग, जंपिंग। आई ऑफर डैश यू विथ योर होमवर्क। कह रहा है कि मैंने ऑफर किया हेल्प कि मैं तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूँगा, ठीक है? तो अभी ऑफर ही किया है, होमवर्क की हेल्प तो किया ही नहीं है। तो अगर अभी ऑफर किया है, होमवर्क नहीं मतलब हेल्प नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे टू हेल्प लिखने की ज़रूरत है, हेल्पिंग नहीं होगा। तो अभी इस एक्सरसाइज के माध्यम से हमने जेरंड और इन्फिनिटिव में अंतर समझा कि जेरंड का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिटिव का कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं। अभी इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि इसके पीछे की कहानी आप ये देखें कि हम सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को ही रख सकते हैं, लेकिन कई बार हमें वर्ब को रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ब को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब से नाउन बनाना पड़ता है। तो नाउन बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, जेरंड एंड इन्फिनिटिव। इसीलिए हमें जेरंड और इन्फिनिटिव के बीच के अंतर को समझना पड़ा। चलिए, इस समझ को और भी बढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए एक होमवर्क रखा है और इस होमवर्क को आप बनाएँ और हमें ग्रुप में सेंड करें, ताकि मैं उसे इवैल्यूएट कर पाऊँ। अगर कोई डाउट हो, तो आप मुझे
कमेंट में लिखें या आप ग्रुप में भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनमें बच्चों की डाउट है। पहला क्वेश्चन है नंबर 2, डेविड इज अटेंडिंग ए साइंस फेयर। हमें यहाँ फाइनाइट वर्ब पहचानने हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों मौजूद होंगे। हमें लगता है यहाँ पे आपको डाउट केवल इसलिए हुआ है कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब भी खोजने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ब डाला ही नहीं, ताकि आप ठीक ढंग से समझ पाएँ कि सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल नॉन फाइनाइट और फाइनाइट एक साथ ही आए। आना ज़रूरी किसका है? फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अभी इसमें केवल एक ही वर्ब आपको मौजूद दिख रही होगी। डेविड इज अटेंडिंग ए साइंस फेयर, इसमें इज अटेंडिंग एक ही वर्ब देखने को आपको मिल रही होगी। इसलिए इस सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है वो है इज अटेंडिंग और नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें मौजूद नहीं है। अब आते हैं 4 नंबर, आफ्टर नोइंग द वे, मतलब रास्ते को जानने के बाद ही स्टार्टेड द कार, उसने कार को स्टार्ट किया। तो एक तो स्टार्ट करना और दूसरा जानना, ये दो वर्ब हमारे पास हैं। अगर ही स्टार्टेड द कार है तो ही स्टार्ट्स द कार भी हो सकता है, लेकिन ही नोज आफ्टर नोज द वे ये नहीं हो सकता। यानी कि मैंने क्या देखा कि स्टार्ट जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन नोइंग ये चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट है। नोइंग क्या है? नॉन फाइनाइट है। और स्टार्टेड क्या है? ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। जिसमें परिवर्तन की संभावना हो वो क्या है? फाइनाइट है। जिसमें परिवर्तन की संभावना नहीं हो वो हमारा नॉन फाइनाइट है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो जिसमें डाउट है बच्चों को, वो क्वेश्चन है 10 नंबर। ही वॉज चोजन टू लीड द टीम, उसको चुना गया कि वो टीम का नेतृत्व करें। तो आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दो वर्ब मौजूद हैं। पहला है चोजन और दूसरा है लीड। लीड मतलब होता है नेतृत्व करना और चूज माने होता है चुनना। तो ये दो वर्ब हैं। तो क्या ही वॉज चोजन को यहाँ पे बदला जा सकता है? हम हैज बीन चोजन भी तो लिख सकते हैं। तो ये बदल गया, यानी कि ये हमारा चोजन जो है ना, वॉज चोजन, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू लीड जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि थोड़ी-सी क्लास आपको अभी थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी। मैंने क्या बताया कि आप बस ध्यान से चीज़ों को करते जाइए। अगर क्लास का 20% 30% हिस्सा भी आपके समझ में आ रहा है, तो आप विश्वास रखिए, आपके आने वाले दिनों में ये क्लास के संपूर्ण हिस्से यानी 100% तक आप समझ जाएँगे। इसीलिए मैं क्लास की ड्यूरेशन को छोटा रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज़ के माध्यम से आपको चीज़ों को क्लियर करता चलूँ। फिलहाल यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको किसी तरह के डाउट्स आते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।